हूसी लड़ाके लगातार सऊदी अरब को निशाना बना रहे हैं और पूरे रेड सी पर बहरे अहमर में लगातार काबिज हैं। सबसे बड़ा सवाल दरअसल यह उठता है, आज इसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि हूसी बमुकाबला सऊदी अरब आखिर यह जंग थम क्यों नहीं रही है, यह कशीदगी आखिर कम क्यों नहीं हो रही है, हूसी लगातार सऊदी अरब को निशाना क्यों बना रहे हैं, या इसके बाद अब जो मक्का पैक्ट हुआ है, मक्का दिफाई मुआहदे के बाद क्या कुछ सूरत हाल बदलेगी या इस मुआहदे के असरात क्या कुछ होंगे, इसी को दरअसल हम तफसील में समझेंगे। एक तरफ सऊदी अरब है, मशरिक़ वुस्ता की बड़ी माशी और फौजी ताकत, और दूसरी तरफ यमन का हूसी ग्रुप जो बरसों से सऊदी अरब की ताकत को चैलेंज करता आया है। कभी मिसाइल सऊदी शहरों की तरफ दागे जाते हैं, कभी ड्रोन से तेल की तंसीबात को निशाना बनाया जाता है, और कभी यमन की सरजमीन पर जवाबी हमले होते हैं। और अब जब खित्ते में पहले ही ईरान, अमेरिका, इजराइल और खलीजी ममालिक के दरमियान कशीदगी इंतहाई हसास मरहले में है, हूसियों और सऊदी अरब के दरमियान महाज दोबारा गर्म होता दिखाई दे रहा है। तो सवाल यह है कि आखिर सऊदी अरब और हूसियों के दरमियान असल तनाजा क्या है, असल लड़ाई ये क्यों है, ये कशीदगी क्यों बरकरार है, और सबसे अहम सवाल यह कि मक्का मुकर्रमा में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया के नए मुश्तरका दिफाई मुआहदे के बाद क्या हूसियों के लिए हालात मजीद मुश्किल होने वाले हैं। दरअसल इसी को तफसील में समझना होगा। और हूसी दरअसल यमन का एक मुसल्लह और सियासी ग्रुप है जिसने गुज़िश्ता बरसों में यमन के बड़े हिस्से, खासतौर पर दारुल हुकूमत सना और शुमाली इलाकों पर अपना कंट्रोल कायम किया है। यमन का तनाज़ा सिर्फ एक दाखिली जंग नहीं रहा, बल्कि इसमें इलाकाई ताकतें भी शामिल हो गई हैं। साल 2014 में हूसियों ने सना पर कब्जा किया, जिसके बाद यमन की बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा हुकूमत के खिलाफ जंग तेज हुई। साल 2015 में सऊदी अरब ने इत्तिहादी ममालिक के साथ मिलकर यमन में फौजी मुदाखलत शुरू की ताकि हूसियों को पीछे धकेला जा सके और बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा हुकूमत को सहारा दिया जा सके। यही वो लम्हा था जब सऊदी अरब और हूसियों का तनाज़ा बराह रास्त जंग में तब्दील हो गया। फिर उसके बाद आप देखिए कि असल मसला सिर्फ यमन की सियासत नहीं है, बल्कि सऊदी अरब और यमन की सरहद तवील है और हूसी जंगजू सऊदी सरजमीन को मिसाइल और ड्रोन हमलों से निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। गुज़िश्ता बरसों में सऊदी शहरों, हवाई अड्डों, फौजी तंसीबात और तवानाई के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाले मुताद्दिद हमले हूसियों की तरफ से किए गए हैं। साल 2019 में सऊदी अरब की अबीक और खरीस तेल तंसीबात पर ड्रोन हमलों ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। हूसियों ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी, अगरचे सऊदी अरब और अमेरिका ने हमले के माखज और ईरान के किरदार पर मुख्तलिफ दावे भी उस वक्त किए थे। लेकिन यहां से सऊदी अरब के लिए एक बुनियादी खतरा सामने आया था और उसका नाम था हूसी ग्रुप, यानी हूसी मुजाहिदीन या लड़ाके। अब आप देखिए कि अगर यमन में हूसी ताकतवर रहते हैं तो सऊदी अरब की जुनूबी सरहद हमेशा दबाव में रह सकती है। लेकिन हूसियों का सऊदी अरब से असल मुतालबा दरअसल क्या है, क्योंकि हूसियों का मौकफ है कि सऊदी अरब और उसके इत्तिहादियों ने यमन में फौजी मुदाखलत करके उनके खिलाफ जंग की है, लिहाजा वो सऊदी फौजी कार्रवाइयों के खात्मे, यमन से बैरूनी फौजी दबाव कम करने और अपने सियासी इलाकाई मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करते रहे। दूसरी तरफ सऊदी अरब का कहना है कि यमन को ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बनने दिया जा सकता जहां से सऊदी सलामती को मुस्तकिल खतरा हो, यानी दोनों तरफ बुनियादी मसला एक दूसरे पर एतमाद का फुकदान है, एतमाद की कमी है। यहां एक अहम पॉइंट या एक अहम नुक्ता समझना जरूरी है कि साल 2022 में जंग की बड़ी फ्रंट लाइंस बड़ी हद तक मुंजमद हो गई और सऊदी अरब और हूसियों के दरमियान मुज़ाकरात की उम्मीद पैदा हुई, लेकिन अमन मुकम्मल तौर पर कायम नहीं हो सका। हूसी अब भी यमन के बड़े हिस्से पर काबिज हैं और दूसरी जानिब यमन की बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा हुकूमत और इसके इत्तिहादी भी मौजूद हैं। यानी जंग का बड़ा महाज खामोश जरूर हुआ, लेकिन तनाज़ा खत्म नहीं हुआ। और अब साल 2026 में हालात दोबारा खराब होते दिखाई दे रहे हैं, या यह कहा जाए कि हालात एक तरह से कशीदा बने हुए हैं। और फिर आप देखिए कि हालिया दिनों में हूसियों और सऊदी अरब के दरमियान कशीदगी दोबारा एक तरह से बढ़ रही है। सऊदी अरब ने
जीजान में एक आरामको तंसीब पर हमले की इत्तला दी और कहा कि आग पर काबू पा लिया गया है। दूसरी तरफ यमन के अल-मखा बंदरगाह पर हूसियों के मिसाइल और ड्रोन हमलों में कम से कम 7 अफराद हलाक हुए, जिनमें शहरी भी शामिल थे। हूसियों ने हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि उनका हदफ सऊदी फौजी अहलकार और हथियारों के जखीरे थे और इसके बाद मजीद मिसाइल हमलों की इत्तलात भी सामने आई। यानी जो तनाजा कुछ अरसे से निस्बतन कम शिद्दत का दिखाई दे रहा था, इसमें दोबारा फौजी सरगर्मी एक तरह से बढ़ रही है। और अब आप देखिए कि हूसी सऊदी तनाजे को ईरान के बगैर समझना मुश्किल है, क्योंकि हूसियों को ईरान के करीब समझा जाता है और ईरान पर हूसियों को हथियार, टेक्नोलॉजी और दीगर मुआवनत फराहम करने के इल्जाम आयद होते रहे। लेकिन यह कहना भी दुरुस्त नहीं होगा कि हूसी सिर्फ ईरान के हुक्म पर चलने वाली फोर्स है। हूसियों के अपने सियासी, इलाकाई और यमनी मफादात हैं। ताहम सऊदी अरब के लिए यह मसला है कि अगर ईरान के साथ उसकी कशीदगी बढ़ती है तो यमन का महाज भी दोबारा एक बड़े इलाकाई तनाजे का हिस्सा बन सकता है, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब पूरा मशरिक़ वुस्ता पहले ही शदीद कशीदगी का शिकार है। और अब सबसे अहम सवाल कि मक्का दिफाई मुआहिदे का क्या बदल सकता है या इससे सूरत हाल बदल सकती है, क्योंकि 7 अगस्त को मक्का मुकर्रमा में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया ने मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए। इस मुआहिदे की बुनियादी शिक के मुताबिक तीनों ममालिक में से किसी एक पर मुसल्लह हमला, तीनों पर हमला तस्वुर किया जाएगा, जबकि दिफाई ताउन, तरबियत, इंटेलिजेंस और फौजी ताउन को भी एक तरह से बढ़ाया जाएगा। यहां एक बात समझनी बहुत अहम है कि यह मुआहिदा बराह रास्त हूसियों के खिलाफ जंग का ऐलान नहीं है, ना ही इस मुआहिदे में हूसियों को बाकायदा दुश्मन करार दिया गया। लेकिन इसका मतलब यह जरूर है कि सऊदी अरब पर किसी बड़े मुसल्लह हमले की सूरत में रियाज अब सिर्फ अपनी फौजी ताकत या रिवायती इत्तेहादियों पर इन्हिसार नहीं करेगा। इसके बाद पाकिस्तान और तुर्किया के साथ दिफाई ताउन का एक नया फ्रेमवर्क भी मौजूद होगा, जिससे कहीं ना कहीं अब हूसियों पर इसका असर जरूर पड़ेगा, या जो ममालिक सऊदी अरब पर या दूसरे ममालिक पाकिस्तान और तुर्किया पर हमला करना चाहते हैं, वह हमला करने से पहले एक बार जरूर अपना कदम उठाने से पहले सोचेंगे। एक ऐसा जंगी तैयारा जो रडार की नजरों से बचकर दुश्मन के इलाके में दाखिल हो सकता है और इसके पास ऐसे मिसाइल हों जो सैकड़ों किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन के अहम तरीन तैयारों को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हों। रूस अब भारत को सिर्फ एक स्टील्थ फाइटर फरोख्त करने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि एक ऐसा मुकम्मल जंगी पैकेज पेश करने की बात सामने आई है जिसमें तैयारी के साथ जदीद मिसाइल, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में पैदावार तक शामिल है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि भारत ने फिलहाल रूस की इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया है। आखिर रूस Su-57 के लिए इतना बड़ा पैकेज भारत को क्यों देना चाहता है, और अगर यह तैयारा भारत को मिल जाए तो चीन और पाकिस्तान के खिलाफ इसकी फजाई ताकत पर क्या असर पड़ सकता है? दरअसल इसे तफसील से समझना होगा, क्योंकि सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि Su-57 तैयारे की खासियत क्या है, क्योंकि रूस का Su-57 5वीं नस्ल का स्टील्थ मल्टी रोल फाइटर है और इसका बुनियादी मकसद सिर्फ फजाई लड़ाई नहीं बल्कि दुश्मन के अहम टारगेट के खिलाफ तवील डिस्टेंस की कार्रवाई, फजाई बरतरी और जदीद सेंसर्स और हथियारों के जरिए जंगी मैदान में बरतरी हासिल करना है। रूस की नई पेशकश में सबसे अहम चीज सिर्फ तैयारा नहीं है बल्कि इसके साथ मिलने वाले हथियार भी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस पैकेज में Kh-69 स्टील्थ क्रूज मिसाइल भी शामिल है, जिसकी रेंज तकरीबन 290 किलोमीटर बताई गई है। यह मिसाइल दुश्मन के अहम जमीनी अहदाफ और एयर डिफेंस सिस्टम्स के खिलाफ इस्तेमाल के लिए तैयार किया गया है। लेकिन असल तवज्जो RM-37 है। एक R-37M यानी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल, इसे दुश्मन के जंगी तैयारों के साथ साथ ऐसे बड़े और कीमती फजाई प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है जो फ्रंट लाइन से काफी पीछे रहकर ऑपरेशन करते हैं। तो ये जो डील है, दरअसल
WACS आसमान में उड़ने वाला एक तरह का रडार स्टेशन होता है और यह दुश्मन के जंगी तैयारों की नक्ल हरकत देखता, मालूम करता है और उनकी जो मालूमात होती है उन्हें जमा करता है और अपने फाइटर जेट्स को हदफ तक पहुंचाने में मदद देता है। इसलिए अगर किसी मुल्क की जंगी हिकमत अमली में AWACS को निशाना बनाया जाए तो पूरे फजाई ऑपरेशन पर असर पड़ सकता है। और रूस दरअसल यह डील भारत से करना चाह रहा है, लेकिन अभी तक भारत ने इस डील में दिलचस्पी नहीं दिखाई है। आखिर इसकी वजह क्या कुछ है, या भारत रूस के साथ आखिर यह डील क्यों नहीं करना चाह रहा है? क्योंकि रूस एक एटमी हथियारों का जो जंगी तैयारे हैं उनका एक पूरा पैकेज भारत को देना चाहता है और इसकी वजह से भारत की फजाइया जो है वो भी काफ़ी मजबूत हो जाएगी और भारत की फौज को, यहाँ की आर्मी को एक बड़ा सपोर्ट, एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस पैकेज से मिल सकता है। लेकिन भारत आखिर इस पेशरफ्त को ठुकरा क्यों रहा है या इस पर एक तरह से राजी क्यों नहीं हो रहा है, ये दरअसल बहुत अहम बात है।